हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। मैं मनीष कुमार आप लोग का स्वागत करता हूं आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल संकल्प बोर्ड क्लासेस में। और हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th का साइंस, और साइंस में हम लोग पढ़ रहे हैं फिजिक्स पोर्शन का, जिसमें हम लोग का चैप्टर फर्स्ट चल रहा है, जिसका नाम है प्रकाश का प्रवर्तन। प्रकाश का प्रवर्तन में हम लोग पिछला क्लास तक क्या पढ़ चुके थे? तो पिछला क्लास तक हम लोग पढ़ चुके थे कि प्रतिबिंब क्या है, प्रतिबिंब का प्रकार क्या है, प्रतिबिंब का प्रकार का भी डिफिनेशन पढ़ लिए थे। साथ ही साथ हम लोग समतल दर्पण के बारे में पढ़ लिए थे, समतल दर्पण की विशेषता के बारे में पढ़ लिए थे। उसका बाद हम लोग किसका चीज के बारे में पढ़े थे? तो इसका बाद हम लोग पढ़े थे गोलीय दर्पण के बारे में। गोलीय दर्पण का डिफिनेशन पढ़े थे, साथ ही साथ देखे थे गोलीय दर्पण का प्रकार। और हम उसमें बताए थे कि गोलीय दर्पण कितना प्रकार के होता है? दो प्रकार का। एक होता है अवतल दर्पण, अब एक क्या होता है? उत्तल दर्पण। उसका बाद हम अवतल दर्पण का डिफिनेशन लिखवाए थे और उसका बहुत अच्छा से समझवा दिए थे, क्लियर करवा दिए थे। इसका बाद हम उत्तल दर्पण का लिखवाए थे। ठीक, यहाँ तक हो जाने के बाद हम आप लोग के बोले थे, कुछ पॉइंट लिखवाए थे और बोले थे ना कि गोलीय दर्पण एक गोल सतह है। उसमें हम आप लोग के लिखवाए थे कि वक्रता केंद्र लिखवाए थे, कि किस जगह को वक्रता केंद्र कहा जाता है, किस जगह को ध्रुव कहा जाता है, किस जगह को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है, किस जगह को फोकस कहा जाता है। इस सब बताए थे वहां पे, लेकिन उन सभी को हम क्या किए थे? डिफाइन नहीं किए थे। और आज का क्लास में हम लोग का उन सभी को क्या करेंगे? डिफाइन करेंगे। साथ ही साथ बताएंगे गोलीय दर्पण का किरण आरेख, गोलीय दर्पण के लिए किरण आरेख। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले इसी प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में प्रकाश का प्रवर्तन का में जाइए, और प्रकाश में प्रवर्तन में जाने के बाद वो सभी पिछला वीडियो देख लीजिए। उसका बाद इस लेक्चर को देखना स्टार्ट कीजिए। और हाँ, अगर आप केमिस्ट्री का चैप्टर 1 नहीं पढ़े हैं और बेसिक केमिस्ट्री नहीं पढ़े हैं तो वो भी पढ़ लीजिए, क्योंकि वो भी कराया जा चुका है इस चैनल पे। ठीक, अब हम लोग क्या चीज देख रहे हैं बाबू? अब हम लोग देख रहे हैं प्रकाश का प्रवर्तन, जिसमें हम लोग क्लास 10 का हम फर्स्ट बार में बोले। तो आप लोग अगर कॉपी पेन लेकर तैयार हो तो फिर स्टार्ट करते हैं। चलो, हम आशा करते हैं कि आप लोग कॉपी पेन लेकर इस लेक्चर को अटेंड कर रहे होंगे। अगर आप इस लेक्चर को कॉपी पेन लेकर अटेंड नहीं कर रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, तो आपको देखने से कोई फायदा नहीं होगी। आपको साथ ही साथ नोट्स करना पड़ेगा। दूसरा बात कि हम एक दिन में 35 मिनट का 40 मिनट का वीडियो इसलिए बना रहे हैं ताकि आप जो इस वीडियो में हम पढ़ाए हैं उसको आप याद कर सको, मतलब कंसिस्टेंसी बनाए रखो। ये ना कि बस पढ़ लेना है फिर नेक्स्ट लेक्चर में आ जाना है, तो उससे कोई फायदा होने वाला में से नहीं है। चलो, हम स्टार्ट करते हैं बाबू। और हम लोग क्या पढ़ रहे थे? तो गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ रहे थे। किसका बारे में पढ़ रहे थे बाबू? गोलीय गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ रहे थे। और हम लोग देख चुके थे क्या चीज? तो सुनिएगा, हम एक छोटा सा फिगर देखते हैं। इस तरह से हम लोग गोलीय दर्पण देखे थे। ठीक है, आप लोग फिगर थोड़ा अच्छा करना, प्रकाल के सहायता से फिगर छापना, अगर छापना ही होगा तो। उसका बाद देखो बाबू, हम बताए थे ना कि एक प्रकार का गोलीय दर्पण है और जिसका बाहर वाला भाग रंगा हुआ होता था, तो बताओ उसे क्या कहते थे? आप लोग के बताना है। साथ ही साथ जिसका अंदर वाला भाग रंगा हुआ होता था, तो उस दर्पण को क्या कहते थे? तो आप लोग का पता होगा ना कि जिसका बाहर वाला भाग रंगा हुआ था उसे हम लोग काची बोले थे बाबू? अवतल दर्पण बोले थे। और जिसका अंदर का भाग रंगा होता है उसे हम लोग क्या चीज बोलते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। कौन दर्पण कहते हैं? उत्तल दर्पण। अच्छा, उसका बाद याद रखना ना कि हम बोल सकते हैं ना कि अवतल दर्पण का प्रवर्तक सतह धसा होता है, वही उत्तल दर्पण का प्रवर्तक सतह क्या होता है? उभरा होता है। तो अगर आप लोग से कोई पूछे ना कि अवतल दर्पण का एक और डिफिनेशन बताइए, तो क्या बोल सकते हैं? कि वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह धसा होता है तो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? तो वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह काची होता है बाबू? उभरा हुआ रहता है। तो ये वो था अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। फिर हम बताए थे ना कि देखो, ये जो बिंदु है ना गोलीय दर्पण का बीच वाला बिंदु, ये कहलाता है वक्रता केंद्र। काची कहलाता है बाबू? वक्रता केंद्र। और किसी भी गोलीय दर्पण का जो मूल बिंदु होता है ना, मध्य बिंदु होता है ना, वो कहलाता है पोल। और पोल को हम लोग काची बोलते हैं हिंदी में? हम लोग हिंदी में बोलते हैं ध्रुव। काची बोलते हैं बाबू? हिंदी में हम लोग बोलते हैं पोल के ध्रुव बोलते हैं। ठीक,
उसका बाद ये यहाँ देखो वक्रता केंद्र और पोल मतलब ध्रुव और वक्रता केंद्र को मतलब हम लोग बोल सकते हैं ना कि दो ध्रुव को वक्रता केंद्र से एक सरल रेखा के द्वारा मिलाया जाता है, जिसे हम लोग क्या चीज बोलते हैं बाबू, प्रधान अक्ष कहते हैं। क्या चीज बोलते हैं, प्रधान अक्ष। और प्रधान अक्ष को ही हम लोग एक और नाम क्या जानते हैं, प्रधान अक्ष को एक और नाम हम लोग जानते हैं मुख्य अक्ष। क्या चीज बाबू, मुख्य अक्ष। यहाँ तक आप लोग का बात क्लियर हो गया ना। तो ए वाला जो बिंदु कहलाता है वक्रता केंद्र कहलाता है। वक्रता केंद्र को सी से सूचित करते हैं। तो देखो हम यहाँ से अब स्टार्ट करते हैं कि इस गोलीय दर्पण में आप लोग का क्या क्या पॉइंट आप लोग का जानकारी होना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग क्या स्टार्ट करते हैं बाबू, तो सबसे पहला पॉइंट है जिसका नाम हम लोग देते हैं पहला पॉइंट जिसका नाम है ध्रुव। काची नाम है बाबू, ध्रुव। डिफिनेशन आएगा कि ध्रुव किसे कहते हैं। तो देखो एक प्रकार का गोलीय दर्पण है। गोलीय दर्पण में एक अवतल दर्पण आता है और एक उत्तल दर्पण आता है। तो गोलीय दर्पण का अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का देखो ये जो है ना बीच का बिंदु जिसको हम लोग बोल सकते हैं मध्य बिंदु, तो उसी को क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। तो अगर हम लोग डिफिनेशन लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे बाबू, हम लोग लिखेंगे गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु को काची कहते हैं छोटू, तो मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। डिफिनेशन क्लियर। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को क्या चीज बोलते हैं बाबू, ध्रुव कहते हैं। यहाँ तक आप लोग के बात समझ में आई, चलो आई। अब आगे हम बढ़ते हैं। ये हो गया ध्रुव के बारे में। दूसरा हम लोग का पॉइंट आता है वक्रता केंद्र। किसका बारे में बाबू, वक्रता केंद्र। अब देखो वक्रता केंद्र को अंग्रेजी में अगर हम लोग लिखना चाहें ना तो हम लोग लिख सकते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। काची बोल सकते हैं बाबू, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखो वक्रता केंद्र इस खोखले गोला का या गोलीय दर्पण का खोखले गोला का एक काची है बाबू, केंद्र है। क्या चीज है, केंद्र है। तो अगर हम लोग डिफिनेशन देना चाहेंगे वक्रता केंद्र को तो डिफिनेशन क्या देंगे, तो बोलेंगे ना कि गोलीय दर्पण के खोखले गोला को केंद्र को उसको काची बोलते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं ना। तो हम लोग सिंपल लिख सकते हैं ना कि गोलीय दर्पण के केंद्र को ही क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। तो लिख लो डिफिनेशन, गोलीय दर्पण केंद्र को क्या चीज कहते हैं, गोलीय दर्पण के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र कहते हैं। यहाँ तक बात समझ में आया। अगर आप लोग के यहाँ तक ये बात समझ में आ गया बाबू, तो हम लोग का जो नेक्स्ट पॉइंट है वक्रता केंद्र के बाद हम लोग का जो नेक्स्ट पॉइंट होगा वो होगा वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या अगर हम लोग इसका इंग्लिश नाम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इसका इंग्लिश नाम लिखेंगे कर्वेचर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या चीज बोलेंगे बाबू, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब देखो सुनना, वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं। तो देखो ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ पे बाबू क्या है, वक्रता केंद्र है और इस बिंदु पर क्या है, पोल है जिसे P से सूचित करते हैं, ध्रुव है। हम लोग बोल सकते हैं ना कि वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच के दूरी को हम लोग क्या चीज कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो हम लोग इसका डिफिनेशन क्या चीज लिख सकते हैं, वक्रता गोलीय दर्पण के, हम लोग ऐसे इस फॉर्म में लिखो डिफिनेशन थोड़ा अच्छा, गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच के दूरी को वक्रता केंद्र कहते हैं। बीच के दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। त्रिज्या, ध्रुव के बीच के दूरी को क्या चीज कहते हैं बाबू, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यहाँ तक आप लोग की बात समझ में आया।
मतलब क्या चाहिए बाबू, ए एक प्रकार का गोलीय दर्पण है जिसका केंद्र क्या है, सी है, और ए वाला बिंदु क्या है, ध्रुव है। तो इस केंद्र से लेकर मतलब इस वक्रता केंद्र से लेकर ये जो ध्रुव का बीच का दूरी है वो क्या कहलाएगा बाबू, वक्रता केंद्र त्रिज्या कहलाएगा। अब देखो अगर आपको वक्रता त्रिज्या के बारे में मालूम हो गया, ध्रुव के बारे में मालूम हो गया, अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट बढ़ते हैं और उस पॉइंट का नाम है प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। क्या चीज नाम है बाबू, प्रधान अक्ष, प्रधान या मुख्य लिख देते हैं, मुख्य अक्ष। अगर आप लोग इसको अंग्रेजी में लिखिएगा तो क्या चीज लिखिएगा, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या चीज लिखोगे बाबू, प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखो प्रधान या मुख्य अक्ष यही सरल रेखा के ने बोले जो ध्रुव से लेके एक दर्पण के ध्रुव से लेके दूसरा दर्पण के ध्रुव तक का सरल रेखा। तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि क्या चीज बोल सकते हैं, एक ध्रुव से दूसरा ध्रुव को वक्रता केंद्र के सहायता से मिलाने वाले सरल रेखा को क्या कहते हैं, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। देखो बाबू प्रधान अक्ष क्या बोलेंगे कि एक ध्रुव को दूसरे ध्रुव से, या हम लोग बोल सकते हैं ना कि ध्रुव को मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि ध्रुव दर्पण में ध्रुव को केंद्र के सहायता से एक सरल रेखा को मिलाने के वाले रेखा को क्या कहते हैं, वक्रता सॉरी प्रधान अक्ष कहते हैं। तो इसका डिफिनेशन लिखिए, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से, लिख दो यहाँ पे डिफिनेशन, गोलीय दर्पण लिख देते हैं, गोलीय दर्पण के ध्रुव से, गोलीय दर्पण के ध्रुव और लिख देते हैं, गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाले सरल रेखा को क्या चीज बोलते हैं बाबू, होकर जाने वाले सरल रेखा को प्रधान या मुख्य अक्ष कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। यहाँ तक आप लोग का बात समझ में आया। ध्रुव क्या है, वक्रता केंद्र क्या है, वक्रता त्रिज्या क्या है, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष क्या है। अगर आप लोग का बात यहाँ तक समझ में आ गया तो हम लोग देखेंगे गोलीय दर्पण का फोकस या मुख्य फोकस, जिसे हम लोग काची से सूचित करते हैं बाबू, एफ से सूचित करते हैं, गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस। अब देखो गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस क्या होता है ना कि गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, एक होता है अवतल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण। अब देखो क्या होता है ना कि गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस कि किसी भी गोलीय दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर अनंत से आने वाला आपतित किरण अगर दर्पण से प्रवर्तन होगा और अगर वो दर्पण अवतल दर्पण होगा तो वह मुख्य जिस स्थान मतलब प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर काटेगा तो वो क्या कहलाएगा, उस बिंदु कहलाएगा मुख्य फोकस। समझ रहे हो कि ना। और अगर उत्तल दर्पण होगा तो जिस बिंदु पर काटते हुए प्रतीत होगा तो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा उत्तल दर्पण के लिए मुख्य फोकस। एनसीईआरटी क्वेश्चन बोलता है कि अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से आप क्या समझते हैं, तो बताओ बाबू। यहाँ पे हम एक क्वेश्चन लिखे मुख्य फोकस या अवतल दर्पण का मुख्य फोकस। चलो हम लिखते हैं अवतल उत्तल दोनों के लेकर चलते हैं साथ में। तो देखना छोटे क्या होता है से सुनिएगा, आपको हम फिगर में भी बताएंगे। देखो यहाँ पे हम क्वेश्चन लिख रहे हैं अवतल दर्पण का मुख्य फोकस, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस। अच्छा ये जो क्वेश्चन है बाबू, एक क्वेश्चन एनसीईआरटी क्वेश्चन है, कौन काची का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस क्या है, तो हम लोग लिख सकते हैं ना कि अनंत से आने वाले आपतित किरण, अनंत से
आने वाली आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद, और दर्पण में हम लोग क्या चीज लिख देते हैं, दर्पण नहीं अवतल दर्पण लिखते हैं, क्योंकि अवतल दर्पण से न बोल रहा है, अवतल दर्पण के बोल रहा है। तो अनंत से आने वाली आपतित किरण अवतल दर्पण से अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरता है, तो उस बिंदु को, तो प्रधान अक्ष के उस बिंदु को अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। अवतल दर्पण का मुख्य फोकस यहाँ आधा का होगा, मुख्य फोकस कहते हैं। तो देखो यहाँ तक आप लोग का बात समझ में आया। अगर हम इसका फिगर दिखाना चाहे बाबू तो देखिएगा, अवतल दर्पण हम लोग कुछ रेड पेन से दिखाते हैं, सुनिएगा, इस फॉर्म में सुनिएगा। देखो ई एक प्रकार का अवतल दर्पण है। कौन सी दर्पण है? मान लो ये अवतल दर्पण है। आप लोग बहुत अच्छा से छापिएगा। और इसका देखो बाहर वाला सतह क्या चीज है बाबू? रंगा हुआ है। बाहर वाला सतह क्या चीज है? रंगा हुआ है। और यहाँ से इस तरह से एक क्या चीज गया है बाबू? प्रधान अक्ष गया है, जिसका ए वाला बिंदु क्या है? ध्रुव है। क्या चाहिए बाबू? ध्रुव है। अब यहाँ पर क्या बोला? यहाँ पर हम लोग का बोला ना कि अनंत से आने वाली आपतित किरण। तो देखो अनंत से जब आपतित किरण आएगा ना, मान लो कि अनंत से ये आपतित किरण आ रहा था। कौन सा किरण आ रहा था बाबू? आपतित किरण आ रहा था, ठीक। और अनंत से आने वाला आपतित किरण यहाँ दर्पण से परावर्तन हुआ ना, तो जिस बिंदु पर देखो, जिस बिंदु से प्रधान अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरा ना, तो ए वाला जो बिंदु है बाबू, यही बिंदु क्या कहलाएगा? अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाएगा। किसका मुख्य फोकस कहलाएगा? अवतल दर्पण का मुख्य फोकस। अच्छा, एक किरण किस तरफ से आ रहा है? अनंत से आ रहा है। कहां से आ रहा है बाबू? ये है आपतित किरण। आपतित किरण जो अनंत से आ रहा है, और दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से होकर गुजर रहा है, वही बिंदु क्या कहलाएगा? मुख्य फोकस कहलाएगा। किसका मुख्य फोकस कहलाएगा? किसका मुख्य फोकस कहलाएगा? तो हम अवतल दर्पण के लिए देखा है, तो ये हो गया अवतल दर्पण का मुख्य फोकस। इसका बाद अगर आप लोग यहाँ तक नोट्स किए होंगे ना, तो हम उत्तल दर्पण के लिए दिखाते हैं। किसका लिए दिखाएंगे बाबू? उत्तल दर्पण के लिए। तो अगर आप इसको स्क्रीनशॉट नहीं किए हैं, तो सबसे पहले आप इसको क्या करो? स्क्रीनशॉट करो, उसका बाद दिखाते हैं उत्तल दर्पण का। तो आप लोग स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हम क्या बोले? अवतल दर्पण का मुख्य फोकस। अगर आप इस फिगर को समझ रहे होंगे ना, तो यहां से आप लोग का क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग देखते हैं उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस। किसका मुख्य फोकस देखते हैं छोटू? तो हम लोग देखेंगे बाबू उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस। उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस। अब देखो उत्तल दर्पण का अगर हम लोग मुख्य फोकस देखते जाए, तो ध्यान दीजिएगा। ध्यान देने बात योग्य यही है ना कि इसमें भी प्रकाश के किरण कहाँ से आएगा? अनंत से आएगा। और उत्तल दर्पण में विशेष बात ये होता है ना बाबू कि हम लोग का प्रकाश के किरण यहाँ पर देखो फोकस से होता गुजरता था ने, लेकिन उत्तल दर्पण में फोकस से गुजरता हुआ प्रतीत होगा। तो अगर हम इसको डिफिनेशन लिखें तो सारा बात यही होगा जो हम लोग यहाँ लिखे हैं ना कि जिस बिंदु से होकर गुजरता हुआ प्रतीत होगा, गुजरता है। लेकिन हम लोग उत्तल दर्पण में देखेंगे ना कि जिस बिंदु से होकर गुजरता हुआ प्रतीत होता है। तो अगर हम इसका डिफिनेशन लिखें
तो क्या लिखेंगे, अनंत से आने वाले प्रकाश की किरणें, अनंत से आने वाली आने वाली आने वाली आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण उत्तल दर्पण से परावर्तन के बाद, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण से परावर्तन के बाद, परावर्तन के बाद, परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के, प्रधान अक्ष के जिस बिंदु से, जिस बिंदु पर, प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर, जिस बिंदु पर गुजरता हुआ, जिस बिंदु से लिखते हैं, जिस बिंदु से गुजरता हुआ, गुजरता हुआ प्रतीत होता है, प्रतीत होता है, तो प्रधान अक्ष के उस बिंदु को, तो प्रधान अक्ष के, प्रधान अक्ष के उस बिंदु को, उस बिंदु को काची कहते हैं बाबू, तो उस बिंदु को उत्तल दर्पण का, तो उस बिंदु को उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं, फोकस कहते हैं। यहाँ तक आप लोग की बात समझ में आई। अब देखो बाबू, सुनना हम इस लैंग्वेज से क्या कहना चाहते हैं। देखो, उत्तल दर्पण कुछ इस प्रकार का रहता है, जिसका अंदर वाला भाग काची होता है बाबू, रंगा हुआ रहता है। अंदर वाला भाग काची होता है, रंगा हुआ आता है। तो देखो, इस तरह से उत्तल दर्पण का अंदर वाला भाग रंगा हुआ है। इस तरह से उत्तल दर्पण का यहाँ पे क्या होता है, पोल होता है। पोल बोले तो पोल का अर्थ होता है ना छोटू, ध्रुव। ठीक। अब उत्तल दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर एक आपतित किरण आ रहा है। तो देखो, इस तरह से उत्तल दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर एक आपतित किरण आता है। आप लोग बहुत अच्छा से देखना इसको। आ रहा है आपतित किरण, दर्पण से परावर्तन होता है तो क्या होता है ना कि ये वापस चला जाता है। ठीक, इधर से आया, इस साइड ऊपर चला गया। लेकिन जो आपतित किरण है वो कुछ इस तरह से यहाँ पर क्या होता है बाबू, प्रतीत होता है। अब देखो, ये जो परावर्तन है यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रतीत हो रहा है, गुजरता हुआ यहाँ से प्रतीत हो रहा है ना। तो ये जो बिंदु है प्रधान अक्ष के, ये बिंदु, यही क्या कहलाया, यही कहलाया उत्तल दर्पण के लिए मुख्य फोकस कहलाया। तो ये था हमारा उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस और ये था हमारा अवतल दर्पण का मुख्य फोकस। क्वेश्चन आप लोग का हमेशा आता है कि अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से आप क्या समझते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं अनंत से आने वाला प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन हो रहा है, परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के एक बिंदु से गुजर रहा है और जिस बिंदु से गुजर रहा है वही बिंदु अवतल दर्पण का क्या होगा बाबू, मुख्य फोकस होगा। और जिस बिंदु से ऊपर में देखना उत्तल दर्पण के लिए, जिस बिंदु से गुजरता हुआ प्रतीत हो रहा है, तो वो जो बिंदु है प्रधान अक्ष के, वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस। अगर आप लोग का यहाँ तक बात समझ में आया है तो बढ़िया। अगर आप लोग के यहाँ तक बात नहीं समझ में आया है तो वीडियो को एक बार पीछे कीजिए, उसका बाद इसको एक बार और देखने का प्रयास करें। लेकिन अगर आप लोग फर्स्ट लेक्चर से देख रहे हैं इस वीडियो को तो आप लोग का ये बात समझ में आएगा ही आएगा, इतना याद रख लो। अब हम लोग जो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं गोलीय दर्पण के लिए किरण आरेख। अगर ये पॉइंट गोलीय दर्पण के लिए किरण आरेख अगर आपको अच्छा से कंफर्मेशन नहीं होता है, अगर आप अच्छा से समझ नहीं पाते हैं, इसको रिमेम्बराइज नहीं कर पाते हैं, तो आपको इस चैप्टर में बहुत दिक्कत होगा। साथ ही साथ प्रकाश के अपरावर्तन वाला में भी क्या होगा, आपको दिक्कत होगा।
तो इसलिए आपको करना यही है ना कि जिस तरह से हम पढ़ाते चले ना, इस तरह से आपको नोट्स बनाते चलना है, साथ ही साथ याद करते चलना है। अगर साथ ही साथ आप लोग याद करते चलोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अगर आप इसको स्क्रीनशॉट नहीं किए हो बाबू, तो टेक अ स्क्रीनशॉट 1 2 3। तो यहां तक आप लोग क्या कर लिए होंगे, स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे। अब हम लोग का इसमें गोलीय दर्पण के किरण आरेख देखने से पहले एक पॉइंट छूटा हुआ है, उसको हम लोग क्लियर कर लेते हैं। वो पॉइंट क्या है बाबू, तो वो पॉइंट है फोकस दूरी। देखो आप लोग, अभी हम आशा करते हैं ना कि आप लोग साथ में नोट्स बनाते चल रहे होंगे ना, तो फिगर छापे होंगे, ठीक। और अगर आप फिगर छापे हैं ना, तो आप क्या किए होंगे से सुनना। आप लोग फिगर छापे होंगे ना, तो कुछ इस तरह से आप लोग फिगर हम अवतल के लिए छाप रहे हैं। मान लो ना कि कुछ इस तरह से आप लोग क्या किए होंगे, फिगर छापे होंगे। और अवतल दर्पण के बाहरी सतह का चीज होता है बाबू, तो बाहरी सतह रंगा होता है, ठीक। उसका बाद फिर आप लोग देखे होंगे ना कि जिस बिंदु पर मध्य बिंदु होता है ना अवतल दर्पण का, वो क्या कहलाता है, फोकस कहलाता है, पोल कहलाता है। फिर हम बोले ना कि अवतल दर्पण से प्रधान अक्ष के समांतर अनंत से आने वाला प्रकाश की किरणें दर्पण के परावर्तन के बाद जिस बिंदु से होकर गुजरता है वो क्या कहलाता है, फोकस कहलाता है। लेकिन जो हम लोग अभी पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं, वो पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं ना कि फोकस और पोल के बीच के दूरी, मतलब फोकस और ध्रुव के बीच के दूरी को क्या बोलेंगे, तो फोकस और ध्रुव के बीच के दूरी को हम लोग बोलते हैं बाबू फोकस दूरी। तो अगर आप लोग से कोई डिफिनेशन पूछे कि फोकस दूरी क्या है, तो आप लोग बोल सकते हैं ना कि किसी गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच के दूरी या फोकस और ध्रुव के बीच के दूरी को क्या कहते हैं और हम लोग इसको बोलते हैं फोकस दूरी। तो अगर आप इसका डिफिनेशन लिखना चाहते हैं तो आप लोग लिखिए, चाहिए ना, लिखना जरूरी है। फोकस दूरी, फोकस दूरी क्या है छोटे, तो हम लोग लिख सकते हैं किसी गोलीय दर्पण के, किसी गोलीय दर्पण किसी गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के, किसी गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच के दूरी को, बीच के दूरी को क्या चीज बोलते हैं बाबू, बीच के दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। फोकस, आप लोग एफ अच्छा से लिखना था, फोकस दूरी कहते हैं, दूरी कहते हैं। यहां तक बात समझ में आई। तो यही था बाबू फोकस दूरी। अब हम लोग का स्टार्ट करते हैं क्या चीज छोटू, तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं गोलीय दर्पण के लिए किरण आरेख। तो आप लोग अगर इसको क्या करना चाहते हो, नोट्स करना चाहते हो तो नोट्स कीजिए, उसका बाद हम इसको इरेज करते हैं। तो चलो आप लोग नोट्स कर लिए होंगे, इसको हम थोड़ा फास्ट इरेज करते हैं। तो देखो बाबू यहाँ पे ध्यान देना, हम लोग जो अब पढ़ने जा रहे हैं वो किसका बारे में पढ़ने जा रहे हैं, तो हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं गोलीय दर्पण के, गोलीय दर्पण का किरण आरेख। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ हेडिंग, हेडिंग में क्या लिखेंगे, हेडिंग में लिखेंगे गोलीय दर्पण का, गोलीय दर्पण का किरण आरेख, किरण आरेख, किरण आरेख। देखो हम लोग क्या चीज पढ़ने जा रहे हैं, गोलीय दर्पण का किरण आरेख। गोलीय दर्पण में अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों आता है, तो हम लोग अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों के बारे में क्या चीज करेंगे, पढ़ेंगे। तो देखना सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट क्या है ना, से सुनिएगा। देखो एक हम अवतल दर्पण के बारे में बताएंगे और एक हम उत्तल दर्पण के बारे में बताएंगे। तो ध्यान दीजिएगा ना आप लोग, मान लो ना कि अवतल दर्पण का फिगर है, किसका है बाबू, अवतल दर्पण का फिगर। तो अवतल दर्पण का बाहरी भाग क्या चीज होता है, रंगा होता है। इसका मध्य बिंदु में क्या चीज होता है, पोल होता है। और क्या होता है से सुनिएगा। तो देखो अवतल दर्पण में क्या होता है ना
कि अगर प्रधान अक्ष के समांतर अनंत से आएगा ना आपतित किरण या प्रकाश के किरण, तो जैसे ही अवतल दर्पण से प्रवर्तन करेगा ना, तो अवतल दर्पण से प्रवर्तन के बाद कहाँ से गुजरता है? फोकस से होकर गुजरता है। आपको क्या याद रखना है? आपको याद रखना है ना कि प्रधान अक्ष के समांतर अनंत से आने वाला प्रकाश के किरणें, और जो अनंत से आता है प्रकाश के किरणें वो आपतित किरण कहलाता है। और अवतल दर्पण से प्रवर्तन के बाद कहाँ से होकर गुजरता है बाबू? फोकस से होकर गुजरता है। तो हम लोग इस पॉइंट को लिख सकते हैं। क्या चीज लिख सकते हैं? हम लोग लिख सकते हैं ना, पहला पॉइंट क्या चीज जो आप लोग का याद रखना है? याद रखना है ना कि अनंत से अवतल दर्पण के इस तरह से लिखते हैं, यदि अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर समांतर अनंत से इतना अच्छा, प्रधान अक्ष के समांतर अनंत से आने वाले प्रकाश के किरणें अवतल दर्पण से प्रवर्तन के बाद, यदि अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर अनंत से आने वाले प्रकाश के किरणें दर्पण के प्रवर्तन के बाद, कहाँ से होकर गुजरता है बाबू? फोकस से होकर गुजरता है। फोकस से होकर गुजरता है। तो इस बात को आप लोग का हमेशा ध्यान देना है। क्या देना है बाबू? देखो, ए हो गया फोकस बिंदु, ए हो गया ध्रुव, और जो ए हम लोग का ब्लैक में रेखा दिखाई दे रहा है, एक सरल रेखा, वो क्या हो गया? प्रधान अक्ष। और अगर प्रधान अक्ष के समांतर किसी अवतल दर्पण में अनंत से आएगा प्रकाश के किरणें, तो दर्पण से प्रवर्तन के बाद कहाँ से होकर गुजरेगा? तो फोकस से होकर गुजरेगा। अच्छा, अभी तो आप लोग का लग रहा होगा ना कि ये तो किरण आरेख है, लेकिन इसका महत्व क्या है ना, हम लोग जब पढ़ेंगे ना अवतल दर्पण के लिए किरण आरेख, उत्तल दर्पण के लिए मतलब किसी बिंदु को किसी वस्तु को कहाँ रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वहां पे बहुत यूज आने वाला है। तो ये हम लोग का उसका लिए एक बेसिक पॉइंट है। ठीक, इसी तरह से अगर हम लोग उत्तल में देखेंगे तो लो हम उत्तल के लिए यहाँ पे लिखा रहे हैं, उत्तल दूसरा नंबर। अच्छा, एक ही नंबर है जो उत्तल के लिए। ठीक, तो देखना उत्तल में क्या होगा। तो उत्तल में मान लो ना, उत्तल के लिए हम यहाँ पे छाप रहे हैं फिगर को, और इसका क्वेश्चन हम यहाँ पे इसका स्टेटमेंट लिखेंगे। तो देखिएगा उत्तल दर्पण क्या है, तो मान लो कि उत्तल दर्पण ए वाला है, एक उत्तल दर्पण। बताओ उत्तल दर्पण के बाहरी सतह रंगा होता है कि भीतरी सतह रंगा होता है? तो आप लोग बोलिएगा कि उत्तल दर्पण के भीतरी सतह क्या चीज होता है? रंगा होता है। ठीक, अब बताओ उत्तल दर्पण का प्रवर्तक सतह उभरा हुआ रहता है कि धंसा हुआ रहता है? तो आप लोग बताइएगा। तो उत्तल दर्पण को जो प्रवर्तक सतह रहता है वो क्या चीज रहता है? उभरा हुआ रहता है। तो देखो इस तरह से उत्तल दर्पण का क्या हो गया? प्रधान अक्ष हो गया, और इस जगह पे क्या हो गया? मध्य बिंदु पर पोल हो गया, ध्रुव हो गया। उसका बाद देखिएगा, अगर प्रकाश के किरणें अनंत से प्रधान अक्ष के समांतर आएगा उत्तल दर्पण में, तो दर्पण से प्रवर्तन के बाद क्या होगा बाबू? दर्पण से प्रवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलता हुआ प्रतीत होगा, जिस बिंदु से गुजरता हुआ काची होगा? प्रतीत होगा। तो ए वाला बिंदु क्या कहलाएगा? फोकस कहलाएगा। क्या चीज कहलाएगा बाबू? फोकस। मतलब हम लोग बोल सकते हैं ना कि उत्तल दर्पण से, मतलब हम लोग बोल सकते हैं यदि उत्तल दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर अनंत से आने वाला प्रकाश के किरणें दर्पण से प्रवर्तन के बाद फोकस से गुजरता हुआ काची होता है? प्रतीत होता है। तो लो हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग इसका लिए पॉइंट लिख रहे हैं। ठीक, तो लिखेंगे हम लोग, यदि उत्तल दर्पण के
उत्तल दर्पण के यदि उत्तल दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर प्रधान अक्ष के समांतर अनंत से आने वाले प्रकाश की किरण अनंत से आने वाले प्रकाश के किरणें या किरण, चलो किरणें लिख देते हैं। दर्पण से प्रवर्तन के बाद प्रवर्तन के बाद जिस बिंदु से प्रवर्तन के बाद जिस बिंदु से नहीं लिखना, प्रवर्तन के बाद फोकस से गुजरता हुआ प्रतीत होता है। गुजरता हुआ क्या चीज होता है बाबू? प्रतीत होता है। तो ये आप लोग दो स्टेटमेंट याद रखिएगा। अगर आपको अवतल दर्पण के लिए स्टेटमेंट याद हो जाता है तो आपको उत्तल दर्पण के लिए स्टेटमेंट याद करने का जरूरी नहीं पड़ेगा। सिर्फ यही करना पड़ेगा ना कि इसमें गुजरता है तो इसमें गुजरता हुआ क्या चीज होता है? प्रतीत होता है। तो अगर आप इसको क्या नहीं किए हो, स्क्रीनशॉट नहीं किए हो, तो आप लोग इसको क्या करो बाबू? स्क्रीनशॉट करो। तो आप लोग क्या कर लिए होंगे? स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट कर लिए हैं तो हम लोग का जो नेक्स्ट सेकंड पॉइंट पढ़ना है वो किसका बारे में पढ़ना है से सुनिएगा। देखो हम लोग अवतल उत्तल दोनों के बारे में देख रहे हैं और सबसे पहले हम किसको बारे में बता रहे हैं बाबू? तो सबसे पहले हम अवतल के लिए बता रहे हैं। तो देखो अवतल के लिए कुछ इस तरह से फिगर होता है अवतल का। और अवतल दर्पण का बाहरी सतह क्या होता है? तो अवतल दर्पण का बाहरी जो भाग होता है ना वो क्या चीज होता है? रंगा होता है। अब इसमें क्या होता है कि इसमें एक क्या चीज होता है? प्रधान अक्ष होता है। आप लोग प्रधान अक्ष अच्छा से छापना। ये हो गया प्रधान अक्ष और ये वाला जो बिंदु हुआ क्या कहलाएगा? मूल पोल कहलाएगा, ध्रुव कहलाएगा। अब देखिएगा जैसे मान लो ना कि किसी भी अवतल दर्पण में क्या होता है ना कि अवतल दर्पण मान लो कि ये फोकस है, ठीक है। और अवतल दर्पण में आपतित किरण अगर फोकस के समांतर फोकस के दिशा में होता है, किसका दिशा में होता है छोटू? फोकस के दिशा में होता है। देखो हम फोकस के दिशा में क्या कर रहे हैं? दर्शा रहे हैं। अगर फोकस के दिशा में होता है ना तो दर्पण से प्रवर्तन के बाद क्या होता है? दर्पण से प्रवर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समांतर हो जाता है, ठीक। तो हम लोग लिख सकते हैं ना कि यदि अवतल दर्पण में आपतित किरण फोकस के दिशा में हो तो प्रवर्तन के बाद क्या चीज हो जाता है? तो प्रवर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समांतर हो जाता है। तो हम लोग लिख सकते हैं, क्या चीज लिख सकते हैं बाबू? हम लोग लिख सकते हैं यदि अवतल दर्पण में आपतित किरण फोकस के दिशा में हो, फोकस के दिशा में हो तो प्रवर्तन के बाद क्या चीज होता है बाबू? तो प्रवर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समांतर हो जाता है। प्रधान अक्ष के समांतर गुजर जाता है या हो जाता है, गुजर जाता है। यहाँ तक आप लोग के बात समझ में आया कि अगर आपतित किरण किसी अवतल दर्पण में आपतित किरण अगर फोकस के दिशा में होगा तो दर्पण से प्रवर्तन के बाद ये जो आपतित किरण होगा प्रवर्तित होकर किधर गुजर जाएगा?
प्रधान अक्ष के समांतर गुजर जाएगा। तो एक क्या कहलाया बाबू, एक कहलाया हम लोग का सेकंड केस। अगर यही बात हम लोग उत्तल दर्पण के लिए देखें तो उत्तल दर्पण में क्या होता है, उत्तल दर्पण में कुछ इस तरह से होता है। उत्तल दर्पण का जो आंतरिक भाग होता है वो क्या चीज होता है, आंतरिक भाग रंगा होता है। और इस तरह से उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस है जिसको हम लोग प्रधान अक्ष कहते हैं, मुख्य फोकस अलग होता है। और ये जो ध्रुव कहलाया, ठीक, ये मान लो ना कि ये क्या कहलाया, फोकस कहलाया। फोकस को आगे हम बताएंगे। तो देखो हम क्या बोले दोस्त, हम बोले ना कि अगर उत्तल दर्पण में कोई जो आपतित किरण है वो कहाँ होगा, प्रधान अक्ष के समांतर फोकस के दिशा में होगा। तो दर्पण से परावर्तन के बाद किधर निकल जाएगा, तो दर्पण से परावर्तन के, देखो प्रधान फोकस के दिशा में है तो दर्पण से परावर्तन के बाद निकल जाएगा प्रधान अक्ष के समांतर निकल जाएगा। और जो प्रधान अक्ष के समांतर निकलेगा बाबू वो क्या चीज है, प्रधान अक्ष के समांतर निकल गया और क्या, तो एक क्या चीज हो गया, स्टेटमेंट हो गया। तो हम लोग लिख सकते हैं उत्तल दर्पण के लिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं, अवतल दर्पण के लिए ऊपर लिख रहे हैं। तो उत्तल दर्पण में हम लोग क्या लिख सकते हैं कि यदि उत्तल दर्पण के उत्तल दर्पण में आपतित किरण फोकस के दिशा में हो तो परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समांतर गुजरता हुआ प्रतीत होता है, गुजर जाता है, गुजरता हुआ प्रतीत होता है। तो यहाँ तक आप लोग की बात समझ में आया, ठीक। अगर आप लोग के यहाँ तक बात समझ में आया तो फिर इसको हमको बताने का जरूरी नहीं है। इसका आप लोग क्या करो, इसको आप लोग फिर से स्क्रीनशॉट करो। चलो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट किए, तो आप लोग इसको क्या किए होंगे बाबू, स्क्रीनशॉट किए होंगे। अब हम लोग का इसमें सेकंड लास्ट पॉइंट है, और सेकंड लास्ट पॉइंट में क्या है से आप लोग सुनिएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं ये थर्ड पॉइंट है, और थर्ड पॉइंट में कुछ इस तरह से है। किस तरह से है छोटू, तो मान लो ना कि ई एक प्रकार का अवतल दर्पण है, ठीक। कौन सी दर्पण है, अवतल दर्पण। हम फिर से इसको दिखा रहे हैं, देखो ई एक प्रकार का क्या चीज है बाबू, अवतल दर्पण। आप लोग बताओ कि अवतल दर्पण का बाहरी सतह रंगा होता है या आंतरिक सतह रंगा होता है, तो आप लोग बताइएगा। तो आप लोग बोलिएगा कि अवतल दर्पण को आंतरिक सतह रंगा होता है, अब बाहरी सतह रंगा होता है। और ए वाला बिंदु क्या कहलाएगा, पोल कहलाएगा, जिसको हम लोग क्या चीज बोलते हैं बाबू, ध्रुव कहते हैं। अब देखो क्या होता है ना कि मान लो ना बाबू कि अवतल दर्पण का मान लो कि एक जगह पर ए हो गया फोकस और ए हो गया क्या चीज, वक्रता केंद्र, ठीक। और अगर अवतल दर्पण में क्या होता है कि कोई भी, इसको थोड़ा और हम लोग छोटा लेते हैं क्योंकि हम लोग का फिगर छोटा है तो थोड़ा छोटा लेना पड़ेगा। मान लो कि एफ हो गया, ए हो गया वक्रता केंद्र। तो यदि अवतल दर्पण में आपतित किरण अगर वक्रता केंद्र के दिशा में आ रहा है तो दर्पण से परावर्तन के बाद वो क्या चीज हो जाएगा, वापस लौट जाएगा। क्या चीज हो जाएगा बाबू, वापस लौट जाएगा। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जब आपतित किरण कि अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र के दिशा में हो तो परावर्तन के बाद वापस लौट जाता है। तो हम लोग लिख सकते हैं बाबू तीसरा पॉइंट में कि यदि आपतित किरण अवतल दर्पण के आपतित किरण अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र के
केंद्र के दिशा में हो तो दिशा में हो तो दिशा में हो तो परावर्तन के बाद परावर्तन के बाद वापस लौट जाता है, वापस उसी दिशा में लौट जाता है। इसे लिख लो, उसी दिशा में लौट जाता है, लौट जाता है। ये हो गया किसका लिए? अवतल दर्पण के लिए। अगर हम लोग उत्तल दर्पण के लिए भी लिखेंगे तो यही बात हो जाएगा, स्टेटमेंट सेम होगा, लेकिन इसका फिगर कुछ इस फॉर्म में होगा। तो उत्तल दर्पण का क्या चीज होता है? आंतरिक सतह रंगा हुआ रहता है, बाहरी सतह उभरा हुआ रहता है। और ए उत्तल दर्पण का प्रधान अक्ष है और ए वाला बिंदु पोल है, जिसको हम लोग ध्रुव कहते हैं। अब यहाँ से देखिएगा ना, तो अगर मान लो ना कि ए वाला बिंदु फोकस है उत्तल दर्पण का और ए वाला बिंदु वक्रता केंद्र है, और अगर वक्रता केंद्र से आ रहा है, क्या चीज आ रहा है बाबू? वक्रता केंद्र से अगर आपतित किरण आ रहा है तो दर्पण से परावर्तन के बाद ये पुनः क्या चीज हो जाएगा? पुनः वापस लौट जाएगा। मतलब जिस रूप में आया वैसे रूप में क्या चीज हो जाएगा? चला जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं इसका सेम ही होगा इसका स्टेटमेंट भी। तो लो लिख देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, यदि आपतित किरण उत्तल दर्पण के वक्रता केंद्र के दिशा में हो, वक्रता केंद्र के दिशा में हो तो परावर्तन के बाद वापस उसी दिशा में लौट जाता है। तो इस तरह से हम लोग का क्या हो गया? इसका हम लोग बोल सकते हैं ना कि स्टेटमेंट हो गया। और अगर आप फिगर को देखते हैं ना तो स्टेटमेंट याद हो जाएगा, इसको रट्टा मारने का जरूरी नहीं है। ज्यादा प्रयास कीजिए कि समझने का प्रयास कीजिए और फिगर को साथ में देखने का प्रयास कीजिए। अगर आप फिगर देखते हैं तो क्लियर हो जाएगा। अगर आप भूलते हैं ना कि ए वाला क्या है पॉइंट, तो ए होता है प्रधान अक्ष। क्या चीज होता है बाबू? प्रधान अक्ष, जो आप लोग का आगे पीछे बहुत अच्छा से बताया गया है इसी लेक्चर में। तो यहाँ तक अगर आप लोग का समझ में आया तो इसको क्या करो? स्क्रीनशॉट करो, फिर आगे हम बढ़ते हैं। अब हम लोग यहाँ तक आप लोग स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे या नोट्स कर लिए होंगे। तो अब हम लोग का लास्ट पॉइंट है इस लेक्चर का भी और इस गोलीय दर्पण का किरण आरेख का भी। और लास्ट पॉइंट क्या बोलता है बाबू? तो लास्ट पॉइंट अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के लिए सेम पॉइंट होता है। तो हम सिर्फ दोनों का चलो अलग अलग ही कर देंगे, अच्छा रहेगा। देखो यहाँ पे क्या है ना कि मान लो कि एक अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है छोटे? तो ये मान लो कि अवतल दर्पण है और अवतल दर्पण का बाहरी सतह काची होता है? तो अवतल दर्पण का बाहरी सतह रंगा होता है और आंतरिक सतह क्या होता है? धसा होता है। ए वाला बिंदु क्या कहलाएगा? ए वाला बिंदु कहलाएगा प्रधान अक्ष। क्या चीज कहलाएगा बाबू? प्रधान अक्ष। इस वाला बिंदु को हम लोग क्या चीज बोलते हैं? पोल बोलते हैं। क्या चीज बोलते हैं? पोल। ठीक, जिसको हम लोग क्या चीज? ध्रुव बोलते हैं। अब इतना याद रखिएगा ना कि अगर कोई आपतित किरण है ना ध्रुव के दिशा में, मान लो कि यहाँ पे ही फोकस है, यहाँ पे ही वक्रता त्रिज्या है, और कोई भी आपतित किरण है, देखना आप लोग इसको अलग कलर से दिखाते हैं, रेड कलर से दिखाते हैं। तो देखना अगर कोई भी आपतित किरण है ना वो किसका दिशा में है? ध्रुव के दिशा में। किसका दिशा में बाबू? ध्रुव के दिशा में। तो दर्पण से परावर्तन के बाद परावर्तित किरण जो होगा ना उस समान कोण बनाते हुए क्या चीज होगा? मान लो कि आई है और क्या है? आर है। ठीक, तो समान कोण बनाते हुए क्या चीज हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है।
तो इसको हम लोग किस फॉर्म में लिखेंगे कि जब आपतित किरण अवतल दर्पण के ध्रुव के दिशा में हो तो दर्पण से परावर्तन के बाद परावर्तित किरण समान कोण बनाते हुए क्या चीज हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। तो हम लोग इसका लिख सकते हैं कि जब, चौथा पॉइंट, जब आपतित किरण जब आपतित किरण ध्रुव के दिशा में हो, ध्रुव के दिशा में हो तो परावर्तन के बाद परावर्तित किरण समान कोण बनाते हुए परिवर्तित हो जाती है, समान कोण बनाते हुए परावर्तित हो जाती है। तो इस तरह से यही वाला फॉर्म हम लोग का सेम सटीक केस के लिए हो जाएगा। तो हम इसका सिर्फ क्या कर देते हैं, उत्तल दर्पण के लिए फिगर छाप देते हैं। तो अगर आप उत्तल दर्पण के लिए फिगर छापिएगा तो कुछ इस तरह से उत्तल दर्पण का फिगर होता है। और इसका आंतरिक सतह क्या चीज होता है बाबू, तो इसका आंतरिक सतह रंगा हुआ रहता है और बाहरी सतह क्या होता है, उभरा हुआ होता है। अगर हम इसका फिगर देखें तो कुछ इस तरह से फिगर होता है। ए वाला बिंदु कहलाता है ध्रुव, कुछ इस जगह पे फोकस और कुछ इस जगह पे क्या कहलाता है, वक्रता त्रिज्या। अगर हम लोग इसमें देखें ना कि आपतित किरण ध्रुव के दिशा में है, किसका दिशा में है बाबू, ध्रुव के दिशा में, तो दर्पण से परावर्तन के बाद किसे समान कोण बनाते हुए ये भी क्या चीज हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। तो इसका लैंग्वेज में जहां पे सिर्फ अवतल दर्पण लिखा हो, आपतित किरण ध्रुव के दिशा में हो, तो किसमें यहाँ पे लिख सकते हैं ना कि जब आपतित किरण अवतल दर्पण में ध्रुव के दिशा में हो, तो यहाँ पे सिर्फ क्या चीज लिखना है कि जब आपतित किरण उत्तल दर्पण में ध्रुव के दिशा में हो तो क्या चीज होता है, समान कोण बनाते हुए क्या चीज हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। तो इस तरह से आप लोग का कितना कंसेप्ट बताएं, इसमें 4 कंसेप्ट बताएं। और इन चारों कंसेप्ट को अगर आप याद रखते हैं तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या चीज देखेंगे, तो अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु को कहीं पे किसी जगह पे रखने पर उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो उसमें यूज आने वाला है। ठीक, तो आज के लिए इसमें इतना ही। अगर आपको वीडियो क्या आया है, पसंद आया है, तो क्या करो, इसको शेयर करो। तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू।